एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का चैप्टर डिस्कस करने से पहले एज ऑलवेज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 से था। एंड द क्वेश्चन वाज, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज। तो ऑप्शन थे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, सेकंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, फोर्थ टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। तो ये जो टीक है हमारे, हम देखते हैं उड़ीसा, झारखंड एंड ऑल जो हमारी स्टेट्स है वहां पे हम डोमिनेंटली पाया जाता है। एंड मोर ओवर इट इज अ मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट। तो हाफ ऑफ इंडिया हम देखते हैं हमारा ट्रॉपिकल एरिया में है और हाफ ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया इज इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि डेसिडस पर्टिकुलरली एवरग्रीन नहीं है, दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, दैट इज वाटर यानी ओशंस, चैप्टर 13, एनसीईआरटी क्लास 11th ऑफ ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ। तो एज इट इज नाम से ही हमें पता लगता है कि पानी की सर्कुलेशन यानी हाइड्रो वाटर की सर्कुलेशन कैसे रहती है हमारे अर्थ में या हमारे हाइड्रोस्फीयर में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर के साथ साथ हम जो हमारा टेरेस्ट्रियल एरिया है उसको भी कवर करते हैं इसमें। तो उसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस जो भी सारा का सारा हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को बनाता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन the Earth's hydrosphere in different forms, that is liquid, solid and the gaseous phases, यानी precipitation किसी भी फॉर्म में। ठीक है, it also refers to the continuous exchange of water between the oceans, atmosphere, land surface and subsurface and the organisms। ठीक है जी, तो इसकी या पानी की हमारी सर्कुलेशन डिफरेंट फॉर्म्स में विद इन द हाइड्रोस्फीयर या हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया ऑल्सो इन डिफरेंट फॉर्म्स जो इसकी सर्कुलेशन होती है वो हमारी होगी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से कुछ रिलीफ फीचर्स बन जाते हैं। रिलीफ फीचर्स ये हमारे फिजिकल फीचर्स जिसमें हम बात करते हैं माउंटेन्स की बात कर लेते हैं, बहुत सारे हम ट्रेंचेस की बात करते हैं, रिजेस की बात करते हैं, तो उन्हें हम बेसिकली रिलीफ फीचर्स में गिनते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में हमारे कौन से रिलीफ फीचर्स इस वाटर साइकिल की वजह से बनते हैं या वाटर की वजह से बनते हैं वो हम देखेंगे। तो मेजर जो हमारे रिलीफ फीचर्स आएंगे इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगी, डीप सी प्लेन्स आएंगी और ओशियानिक डीप्स आएंगी। तो पढ़ते हैं क्या है सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो आप ये पिक्चर में इजीली देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो मियरली पानी के अंदर ही हमारा जो स्ट्रेच है या जो हमारा लैंड मास है उसके अंदर ही स्ट्रेच, उसके साथ एडजॉइनिंग एरिया है जो स्ट्रेच होकर एक प्लेन की तरह या एक शेल्फ की तरह का हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ले लेता है। ये एक ऐसा हमारा फिजिकल फीचर है। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं, ये हमारे जो कंट्री है या कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री भी कहीं ना कहीं मार्क करता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी हम कहीं ना कहीं हमारे कंट्री या कॉन्टिनेंट की कह सकते हैं बाउंड्री या टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। ये एक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट भी है। तो पढ़ते हैं एक बार कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है एक एक्सटेंडेड मार्जिन है ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स, यानी कि बहुत ही शैलो है, शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन भी हम इसे कह सकते हैं और इसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, गल्फ भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, शैलो सीज भी इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन रहता है और डेप्थ इसकी वेरी कर सकती है 30 मीटर्स टू 600 मीटर्स एंड इट इज कवर्ड विद द वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स, यानी सेडिमेंटेशन या डिपॉजिट्स जो होती है टाइड्स की वजह से भी हो सकती है। तो वो जो जितना भी सेडिमेंट हमारा पानी लेकर आता है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है आके हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बिकम्स अ सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन है, इकट्ठे होकर सारा का सारा मैटर यहीं पे इकट्ठा हो रहा है एंड ड्यूरिंग द एज या आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये हमारा सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल भी बन जाता है। तो हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप की। तो देख रहे हैं शेल्फ लाइफ स्ट्रक्चर के बाद वहां पे हम देखते हैं कि एक हल्का सा स्लोप आता है, दैट इज आर कॉन्टिनेंटल स्लोप। यानी एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हुआ, इट कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द ओशन बेसिन्स। साथ ही साथ इसकी डेप्थ वेरी करती है 200 to 3000 मीटर्स एंड ये एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं एक तरह से होता है हमारा, इंक्लूड करता है कॉन्टिनेंटल स्लोप को और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को। शेल्फ इज अ पर्टिकुलर हमारा प्लेन एरिया, उसके साथ जो स्लोप हल्की बहुत कनेक्ट होती है, दे बोथ टुगेदर दे एंड या इंडिकेट करते हैं द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे कैनियंस एंड ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। तो आगे देखेंगे ये कौन से फिजिकल फीचर्स हैं हमारे।
तो डीप सी प्लेन, इसे हम एबिसल प्लेन भी बोलते हैं, कि कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद हल्की सी हम देखते हैं अगेन एक प्लेन एरिया हमारे पास आता है जिसे हम एबिसल प्लेन भी बोलते हैं, उसे हम डीप सी प्लेन भी कहते हैं। और ये हल्का सा जेंटल स्लोप होता है इन द एरियाज ऑफ ओशन बेसिन, एंड इट इज द फ्लैटेस्ट एंड द स्मूदेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स यहाँ पे अगेन हमें मिलते हैं, जिसपे बेसिकली क्या होता है, क्ले एंड सिल्ट। और इसकी डेप्थ वेरी करती है अगेन 6000 या 3000 मीटर टू 6000 मीटर्स, यानी कि 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर्स के बीच की इसकी हमारी रेंज रहती है। तो हम बात करेंगे ओशियानिक डीप्स या ट्रेंचेस की। तो हमने बहुत ही फेमस हमने सुनी है मरियाना ट्रेंच, दैट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन अभी या फिर इन द वर्ल्ड। तो हमने जितना भी डिस्कवर उसको किया है, तो ठीक है, तो उसका रेफरेंस लेके भी हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, यानी ट्रेंच को हम देख सकते हैं कि एक वी लाइक स्ट्रक्चर है, कितना डीप जाएगा, कितनी इसकी हम कह सकते हैं लोएस्ट पार्ट कौन सा है, उसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, अभी तक डिस्कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट एक टास्क रहता है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट प्लेसेस जहां पे हमारी सनलाइट भी पहुंच नहीं सकती है। तो ठीक है, ये रिलेटिवली स्टीप साइडेड एंड नैरो बेसिन होता है, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हम कह सकते हैं एक बेसिन जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अकर एट द बेसिस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स अलोंग द आइलैंड आर्क्स। ठीक है जी, साथ ही साथ एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स। जितना डीप रहेगा वहां पे अर्थक्वेक की हम कह सकते हैं अगेन, क्योंकि एक गैप क्रिएट हो रहा है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने का हम कह सकते हैं कि मौका मिल जाता है। तो इट इज प्रोन टू क्वाइट अर्थक्वेक्स, और अर्थक्वेक्स की वजह से ही वॉल्केनोज आते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। सिमिलरली 3 to 5 किलोमीटर डीपर दैन द सराउंडिंग ओशन फ्लोर, यानी कि टोटल हाइट नहीं हम बोल रहे हैं 3 to 5 किलोमीटर्स, आसपास के एरिया से 3 से 5 किलोमीटर हम कह सकते हैं डेप्थ में ये होता है। तो आप सोच लीजिए कि सनलाइट का वहां पे पहुंचना नियरली इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो माइनर रिलीफ फीचर्स, यानी कि छोटे मोटे जितने भी हमारे कह सकते हैं रिलीफ फीचर्स जो फॉर्म होते हैं, इतने बड़े लार्ज जो है हम कह सकते हैं वो नहीं होते हैं। छोटे छोटे एरियाज या छोटे छोटे हमारे फिजिकल फीचर्स जो फॉर्म होते हैं वाटर की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या आती हैं, मिड ओशियानिक रेंजेस आती हैं, सी माउंट्स आते हैं, सबमरीन कैनियंस आते हैं, गायोट्स आते हैं और अटोल आते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले मिड ओशियानिक रेंजेस क्या होती है। तो मिड ओशियानिक रेंजेस हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो हम देखते हैं कि जब दो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी एस्थेनोस्फेयर जो कि एक लिक्विड पार्ट है, इसके ऊपर हम कह सकते हैं तैर रही हैं एस्थेनोस्फेयर पे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट मूवमेंट भी होता है इन प्लेट्स का। तो दोनों जब प्लेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, जब डाइवर्ज कर जाती हैं एक दूसरे से अलग चली जाती है, तो एक बीच में जो हमारा एरिया क्रिएट होता है दैट इज नोन एज मिड ओशियानिक रिज। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ माउंटेन्स सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन। अगेन डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है, यानी कि एक बीच में हम कह सकते हैं कोई कंटिन्यूसली एक चेन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कि एक एरिया फॉर्म हो जाता है ऐसा, जो कि बीच में 2 माउंटेन्स या 2 प्लेट्स जो कि हाई हैं, ऑब्वियसली हाई होंगी क्योंकि दोनों चली जाएंगी आपस में, एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगी। बीच में जो एरिया रह जाएगा दैट विल बी रिलेटिवली ऑफ लेस हाइट एज कंपेयर टू अदर 2 प्लेसेस जो अलग हो चुकी हैं। ठीक है, और इसकी पीक्स एज हाई एज 2500 मीटर्स रह जाती है, एंड सम इवन रीच अबव द ओशन सर्फेसेस। ठीक है, तो जो रिज फॉर्म हो जाता है, अगेन हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो हाइट है हमारी ओशन सर्फेस की वजह से, उसकी जो रीच हो जाती है हाइट इवन अबव द ओशन सर्फेस, हम कई बार एक्सपीरियंस करते हैं, और आइसलैंड इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो बात करेंगे हम सी माउंट की। तो सी माउंट अगेन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट के छोटे हमारे जो अंडर वाटर हम कह सकते हैं माउंटेन्स ऑफ, जो कि सबमर्ज रहते हैं पानी के बीच में, दे आर नॉट अबव टचिंग द सी सर्फेस, या ना वो ऊपर आते हैं। ठीक है, तो माउंटेन विद पॉइंटेड समिट्स, पॉइंटेड पीक, समिट मीन्स पॉइंट्स एंड पीक्स, राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर, यानी सी फ्लोर से राइज होते हुए जो छोटे छोटे माउंटेन्स विद पॉइंटेड हम कह सकते हैं पीक्स। ठीक है, एंड दे डू नॉट रीच द सर्फेस ऑफ द ओशन। ठीक है, और ये वॉल्केनिक इन ओरिजिन होते हैं, 3000 to 4500 मीटर्स टॉल भी होते हैं। तो हम बात करेंगे सबमरीन कैनियंस की। तो ये डीप वैलीज हैं जो एट द माउथ ऑफ एनी वाटर बॉडी हम देख सकते हैं। ठीक है, डीप वैलीज, वैली अगेन डीप वैली एक प्लेन एरिया। ठीक है, समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड स्लोप्स, आसपास पाई गई जाती हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स या स्लोप्स के, ऑफन एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ्स ऑफ लार्ज रिवर्स। अगेन रिवर्स की हम कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्लो रहता है हमारे रिवर का, फ्लो की वजह से वो एरिया क्या हो जाता है प्लेन, एंड दैट इज कॉल्ड सबमरीन कैनियंस।
तो अब हम बात करेंगे गायोट्स की बात करेंगे। गायोट्स अगेन हम कह सकते हैं अंडर वाटर हमारा प्लेटो, ठीक है जी, क्योंकि एक प्लेन या हम कह सकते हैं फ्लैटेंड जगह होती है गायोट्स, ठीक है, और फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, ठीक है, शो द एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सबसिस्टेंस, ग्रेजुअली जो है सबसिस्टेंस के थ्रू ये फॉर्म होता है, एंड स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप सबमर्ज माउंटेन्स, यानी कि इट अंडरगोज वेरियस स्टेजेस ऑफ इरोजन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इरोजन से ही फॉर्म होती है ये बेसिकली, तो ये फ्लैट टॉप बन जाती है, दैट इज कॉल्ड गायोट्स। लास्ट है हमारे पास अटोल, ठीक है, तो अटोल इज अगेन हम कह सकते हैं आइलैंड्स जो कि साइज में छोटे होते हैं एंड आइलैंड्स की तरह ही होते हैं, पर्टिकुलरली लो आइलैंड्स हम इसे बोलते हैं, और ये ट्रॉपिकल ओशंस में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, और यहाँ पे ही हमारे पास कह सकते हैं हम कोरल रीफ्स मिलते हैं। तो अटोल एक तरह से हम कह सकते हैं कि पानी बीच में खड़ा हुआ है एंड टू माउंटेन पीक्स टुगेदर एज यू कैन सी इन द पिक्चर एंड सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन, ठीक है, एक सेंट्रल डिप्रेशन है हमारे पास, उसको सराउंड कर रही हैं दो छोटी छोटी नॉट पॉइंटेड बट छोटे छोटे हम कह सकते हैं माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं अटॉल, एंड इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द सी एंड इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सी, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड पोजिशन ऑफ द अटॉल। तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, कि पानी का या ओशन का हमारा जो टेम्परेचर है वो किस किस चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो अगेन हम वही बात डिस्कस करेंगे कि अगर लैटिट्यूड कम है, अगर बात करते हैं इक्वेटर के पास है, तो सिमिलरली रेज सन की हाई होंगी एंड अगेन पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और सिमिलरली अगर हम पोलर एरियाज़ की बात करते हैं वहाँ पर टेम्परेचर लो होगा क्योंकि सन रेज जो है कम है, इवेपोरेशन रेट कम है, एंड अगेन हम कह सकते हैं वहाँ पर पानी का टेम्परेचर कम होगा, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से डिपेंड करेगा। ओशन करंट्स की बात करते हैं, ओशन करंट्स भी मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे, दो तरह के होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स होंगे तो गर्म पानी, कोल्ड करंट्स होंगे तो ठंडा पानी। सिमिलरली जब हम सनरेज की बात करते हैं तो विंड्स के साथ इसका ऑपोजिट या इन्वर्स रिलेशनशिप हम देखते हैं, ज़्यादा विंडी माहौल होगा तो पानी लेस गर्म, और कम अगर हम कहेंगे विंड्स होंगी तो पानी ज़्यादा गर्म। साथ ही साथ हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते अदर फैक्टर्स, ठीक है जी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो जो भी एरिया लैंड के साथ रहेगा वो ज़्यादा गर्म होगा, या जो भी पानी लैंड के साथ होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, एंड जो लैंड से दूर रहेगा वो कम गर्म होगा। तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, सैलिनिटी इज द कंटेंट ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज। तो इसके ऊपर क्या हम देखते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर कि इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी अगेन जहाँ पे ज़्यादा होगी, उसी के बेसिस पे हमारी सैलिनिटी डिपेंड करती है। जो है अलग अलग फैक्टर्स है, इवेपोरेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारी सैलिनिटी होगी ज़्यादा, ठीक है, जहाँ प्रेसिपिटेशन रेट होगा ज़्यादा वहाँ पे सैलिनिटी होगी कम, ठीक है। सिमिलरली अगर ओशन करंट्स की बात करते हैं, जहाँ पे ओशन करंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो सैलिनिटी होगी कम, क्योंकि पानी के साथ साथ सॉल्ट भी हम देख रहे हैं आगे को शिफ्ट होता रहेगा एंड फर्दर उसमें मिक्सिंग होती रहेगी, तो कम होगी हमारी सैलिनिटी। ओशन करंट्स जहाँ पे हम कह रहे हैं मूविंग नहीं होंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी सैलिनिटी भी होगी कम। तो विंड की बात करें, अगेन विंड ज़्यादा सैलिनिटी कम, और विंड कम तो सैलिनिटी ज़्यादा। सिमिलरली फ्रेश वाटर फ्लो जितना भी रिवर से या आगे पोलर रीजन से या कहीं से भी आ रहा है, जहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारी सैलिनिटी होगी कम, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। तो इस चैप्टर में इतना ही है फिलहाल। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन 21 जून द सन, फर्स्ट ऑप्शन, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, सेकंड, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द एंटार्क्टिक सर्कल, थर्ड, शाइन्स वर्टिकली overhead at noon on the equator, fourth, shines vertically overhead at the tropic of Capricorn। तो मिलेंगे इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।